गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं हम लोगों के पास। इसके अलावा हम लोग कुछ पॉइंट्स को रिविजन करेंगे, वर्ल्ड फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर। पहला समाचार या न्यूज़ क्या है? कर्नाटक में हाथियों की संख्या 6395 जो है वो आकलित किया गया है। 6395 और यह कर्नाटक में हाथियों की संख्या क्या है? सबसे अधिक है। सबसे अधिक हाथियों की संख्या कहाँ पर है? कर्नाटक में है सबसे अधिक संख्या, जिसमें लास्ट ईयर की कंपेरेटिवली यानी 2017 में कितना था? 2017 में कितना था? 6049, यानी कितने की वृद्धि हुई है? 346 की वृद्धि। 346 की वृद्धि हुई है। 346 की वृद्धि हुई है। लास्ट ईयर का आंकड़ा है 6049। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हाथियों की संख्या की बात हो गई। इसके साथ ही थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि पूरे भारत में अगर बाघों की संख्या की बात की जाए तो कितना है पूरे भारत में? 3682। और ये क्या है? बाघों की संख्या है। और इन बाघों की संख्या में अगर आप देखते हैं तो कर्नाटक जो है सेकंड पोजीशन पर है। कर्नाटक क्या है? सेकंड पोजीशन पर। सबसे अधिक बाघों की संख्या MP में, उसके बाद कर्नाटक, देन उत्तराखंड एंड देन महाराष्ट्र। हम लोग उसको भी साथ में लिख लेते हैं क्योंकि अभी 29 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं इसके साथ ये आंकड़ों को भी कि सबसे अधिक अगर बाघों की संख्या की बात की जाए तो MP फर्स्ट पोजीशन पर है। MP फर्स्ट है। सेकंड आपका कर्नाटका है। MP में कितना है टोटल? 785 है MP में। कर्नाटका सेकंड पोजीशन पर और कर्नाटका में है 563 ये बाघों की संख्या। इसके अलावा उत्तराखंड को थोड़ा ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड जो कि थर्ड पोजीशन पर है। थर्ड पोजीशन पर उत्तराखंड है, यहाँ पर है 560 एंड फोर्थ पोजीशन पर आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र फोर्थ, जिसमें फोर्थ है। और इसके अगर यहाँ पे बाघों की संख्या देखेंगे भी तो ये फोर्थ पोजीशन पे भी है। और बाघों की संख्या भी याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि 444 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो MP 785 हो गया, कर्नाटका आपका 563 क्या हो गया? वहाँ पे बाघों की संख्या है। और अगर हाथियों की संख्या की बात की जाए तो 6395 जो कि सबसे अधिक संख्या है कर्नाटक में। नाउ अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ के ऊपर। दूसरा न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है? इंडियन एयरफोर्स को इजराइल के द्वारा, ओके, इंडियन एयरफोर्स IAF, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को इजराइल से क्या मिला है? किस कंट्री से मिला है? तो इजराइल से क्या मिला है? स्पाइक नन लाइन ऑफ साइट यानी NLOS, स्पाइक नन लाइट ऑफ साइट। ये क्या है? एंटी टैंक जो है गाइडेड मिसाइल है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और इसकी सबसे अगर स्पेशलाइजेशन की बात की जाए, इसकी स्पेशलाइजेशन को देख लेते हैं कि क्या है। तो यह करीब जो है 30 किलोमीटर दूरी से ही दुश्मन के लक्ष्य को पता करके वहां पर क्या कर सकता है? ये अपने लक्ष्य को साधा कर सकता है। कितने किलोमीटर की दूरी पे? इसकी स्पेशलाइजेशन है कि करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर ही, 30 किलोमीटर की दूरी से, ठीक है। इसकी कुछ हम स्पेशल 30 किलोमीटर की दूरी से ये क्या कर सकता है? दूरी से लक्ष्य पर ये हमला कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य पर हमला कर सकता है। सेकंड पॉइंट अगर देखें इसमें तो पहाड़ों पे या पहाड़ों के पीछे जो छिपे हुए दुश्मन होते हैं, ओके, छिपे हुए दुश्मन के लक्ष्य पर भी यह हमला कर सकता है, ओके। उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। और इसमें किस हेलीकॉप्टर के साथ इसको किया गया है तो ध्यान रखिएगा, MI-17V5 इस हेलीकॉप्टर के साथ इसको एकीकृत किया गया है। ये ध्यान रखना है। 3 पॉइंट। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने लिखा है पहाड़ों या पहाड़ों के पीछे,
जब भी पाकिस्तान से जब होता है ना कि अटैक होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान थोड़ा सा हाइट पे हो जाता है। ये भी एक कारण है, जो भारतीय जो सैनिक होते हैं उनको इसका भी थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही इसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो हाइट पर है। तो उनके लिए वहाँ से क्या होगा, जो चीज़ें हाइट है नीचे तो दिख जाता है, लेकिन हमारे भारतीय सैनिकों के लिए मुश्किल होती है। तो ये काफ़ी अच्छा है अगर ये बहुत सक्सेस हो जाता है। देखते हैं कि क्या, क्योंकि अभी क्या है, ये इनको मिलेगी किसको, भारतीय वायुसेना को। किससे मिल रहा है, तो इसराइल से मिल रहा है ये एंटी टैंक एंड मिसाइल। देखते हैं कि अपनी इसकी क्षमता, मतलब ये कितना कार्य कर पा रहा है। इसका दूरी कितना है, 30 किलोमीटर की दूरी से ये लक्ष्य पर हमला कर सकता है, पहाड़ों या पहाड़ों के पीछे। तो देख लेते हैं इसका क्या आगे क्या, मतलब कितना कारगर साबित होता है ये। तो इसके कुछ फीचर्स को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम एक्चुअली क्या, कर्नाटका जो हाईकोर्ट है उसने एक बोल सकते हैं परम आदेश या अमेंडमेंट्स के तहत इसने बोला है केंद्र सरकार को कि थोड़ा इस पर ध्यान दें कि क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हवाना सिंड्रोम जो है वो है क्या, क्यों चर्चा में है ये हवाना सिंड्रोम। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, हवाना जो है कहाँ, अमेरिका के प्लेस है हवाना। ओके चलिए, तो हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों का क्या है, एक समूह है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, इस सिंड्रोम में बिना किसी बाहरी शोर के, सपोज कोई बाहर का शोर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको कुछ ऐसा फील होगा कि कुछ आवाज़ें आपको सुनाई दे रही है, सुनना या मतली, चक्कर, सिर दर्द, स्मरण शक्ति आपकी कम हो जाती है, यानी जो याददाश्त पावर है वो कम हो जाती है। तो ऐसे जो संतुलन है, इन सभी संतुलन संबंधी समस्या जैसे लक्षण आपको अनुभव होते हैं किसमें, ये जो हवाना सिंड्रोम है उसमें। ये अब इसमें क्यों होता है ये, तो जो हाई शक्ति वाले यानी हाई पावर वाले जो माइक्रोवेव का यूज़ किया जा रहा है ना, उससे क्या हो रहा है, जिनको भी इस सिंड्रोम से जो लक्षण देखे जा रहे हैं, तो उनमें होता क्या है, जो तंत्रिका तंत्र यानी जो नर्व सिस्टम होती है उसको ये अफेक्ट कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। इसका इफेक्ट किस पे हो रहा है, ये हाई जो पावर वाले जो माइक्रोवेव होते हैं उसका यूज़ किया जा रहा है, इसका इफेक्ट किस पे हो रहा है, नर्व सिस्टम पे हो रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसका रीज़न ये है। ओके, ये हाई पावर माइक्रोवेव, इसको ध्यान दीजिएगा, हाई पावर माइक्रोवेव, उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव का इस्तेमाल, इससे क्या हो रहा है, तंत्रिका तंत्र को ये क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उसमें हस्तक्षेप करने के लिए किया गया है। तो ये ध्यान थोड़ा रखिएगा, हवाना सिंड्रोम क्या है, क्योंकि चर्चा में अभी चला हुआ है हवाना सिंड्रोम। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद दुबई के पोर्ट रशीद पहुंचे हैं। कौन कौन से हैं, आईएनएस विशाखापत्तनम, और ये किस सीरीज का है, विशाखापत्तनम श्रेणी का है। त्रिकंद किसका है, तलवार श्रेणी का है। त्रिकंद किसका है, यह तलवार श्रेणी का है, तलवार सीरीज हो या श्रेणी। कहाँ पहुंचे, दुबई यानी यूएई के पोर्ट रशीद पे पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं, यूएई के पोर्ट रशीद पे। और इसमें लोग क्या करेंगे, यूएई की जो नौसेना है उनके साथ क्या होगा, इनका द्विपक्षीय अभ्यास होगा, उनका क्या होता है, द्विपक्षीय अभ्यास होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय जो दल है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, नीरज चोपड़ा कर रहे हैं। तो सबसे अपने आप में जितने भी मैंने आज हेडलाइन बताए इन सभी हेडलाइन को ध्यान रखिएगा, इन सभी हेडलाइन अपने आप में क्या है, सवाल है। तो किसमें नीरज चोपड़ा किसका नेतृत्व कर रहे हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का, किसके द्वारा, नीरज चोपड़ा। और ये किस प्रकार, ये भाला फेंक खिलाड़ी है, क्या है ये, भाला फेंक खिलाड़ी, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, भाला फेंक खिलाड़ी है ये। ओके, भाला फेंकने वाले खिलाड़ी कौन है, नीरज चोपड़ा। क्लियर दिखाई दे रहा है, भाला फेंक खिलाड़ी है वो। ओके चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। यह चैंपियन जो है ये कहाँ आयोजित हो रहा है, ये चैंपियन कहाँ आयोजित हो रहा है, यह आपके हंगरी में आयोजित हो रहा है। यह कहाँ होगा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हंगरी, और हंगरी बुडापेस्ट, हंगरी कहाँ, बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी, बुडापेस्ट। ओके, इसकी राजधानी कहाँ है, हंगरी, यहाँ पर यह आयोजित हो रहा है। आयोजित कब से कब तक होगा ये कब से कब तक हो रहा है, 19 से लेकर के 27 अगस्त तक। इसमें कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, 15 भारतीय खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, करीब 15 भारतीय खिलाड़ी। भारतीय खिलाड़ी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। और इस सबसे कम उम्र का अगर बोला जाए कि कौन है भारतीय खिलाड़ी, तो सैली सिंह, सबसे कम उम्र की कौन है, सैली सिंह, भारतीय दल की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। ओके, भारतीय दल की
खिलाड़ी। क्लियर हो गया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 एडिशन कौन सा है यह कौन सा एडिशन है? ये आपका 19th एडिशन है, ये भी ध्यान रखिएगा। एडिशन कौन सा है? यह 19वां संस्करण है, 19th संस्करण या एडिशन। कहाँ हो रहा है? हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित किया जाएगा। 19 तारीख से लेकर 27 अगस्त तक चलेगा। इसमें 15 भारतीय खिलाड़ी जो हैं हिस्सा ले रहे हैं। 15 भारतीय खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा शैली सिंह भारतीय दल की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के द्वारा। इमेज से आप लोग देख ही पा रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। 8 अमेजन देश एकीकृत पर्यावरण नीतियों पर सहमत हुआ है। 8 जो है अमेजन देश जो है किस पर? एकीकृत जो पर्यावरण की कुछ नीतियों पर यह सहमत हुआ है। देख लेते हैं कौन कौन से वो 8 देश हैं। बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुला। ये अमेजन बेसिन के साथ सीमा को साझा करते हैं। किसके साथ? अमेजन बेसिन के साथ। यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं ये सभी कहाँ हैं? ये दक्षिण अफ्रीका के सभी, दक्षिण अमेरिका के सभी कंट्रीज हैं। दक्षिणी यानी साउथ अमेरिका के ये सभी देश हैं। तो देख लेते हैं मैप में एक बार। चलिए आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर किस किस कंट्री की बात की गई है? तो आपका है वेनेजुला है। ओके, वेनेजुला सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा है? स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये रहा आपका सूरीनाम, ये है आपका सूरीनाम। ओके, सूरीनाम हो गया। ये स्मॉल आप देख रहे हैं, स्मॉल सूरीनाम है। ये हो गया गुयाना, क्योंकि मैपिंग में देखेंगे तभी ये याद भी रहेगा। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो पर्यावरण नीति पर सहमत हुआ है अमेजन का, तो आप क्या देंगे? वहां पर पता होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक क्रम में है, कोई परेशानी नहीं होगी। सूरीनाम आपका ये हो गया। इसके बाद गुयाना, ये रेड कलर गुयाना दिख रहा है। वेनेजुला उसके बाद आ गया। कोलंबिया है, इक्वाडोर है एंड पेरू। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 आपका ब्राजील हो गया एंड ये आपका बोलिविया हो गया। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 8 कंट्रीज इसमें शामिल है। अमेजन बेसिन में कितने हो गए? 8 हो गए। और ये क्रम से है बिल्कुल। सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, ये सभी इसमें शामिल है। सभी, इक्वाडोर एंड पेरू, ये सब इसमें शामिल है। क्लियर? चलिए अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। आखिर जो ये नीतियां बनाने पे सहमत हुए हैं पर्यावरण को लेकर के, तो क्या नीति किस पर बन रही है पर्यावरण को लेकर के? तो अमेजन की रक्षा और वनों की कटाई से निपटने के लिए एक गठबंधन शुरू करने पर सहमत हुए हैं। और उनके साथ कौन कौन है? ये 8 कंट्रीज हैं। तो 8 अमेजन देश का नाम को ध्यान रखना है। निराक्षी, आखिर निराक्षी क्या है? तो एक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन, यानी आप इसको बोल सकते हैं ऑटोनोमस। ओके, ऑटोनोमस व्हीकल, AUV, स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है AUV, यानी ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को भारत के द्वारा क्या किया गया है? जो बारूदी जो सुरंगों होती है उनकी पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है। नाम क्या दिया गया है? निराक्षी। इसका उपयोग क्या है? बारूदी सुरंगों का पता लगाने, बारूदी सुरंगों निपटान और पानी के नीचे जो है सर्वेक्षण के लिए किया जा सकता है। किसका क्या नाम है? निराक्षी। निराक्षी को लॉन्च किया गया है, निराक्षी। चलिए इसके अलावा थोड़ा सा निराक्षी के बारे में जान लेते हैं। आपने इमेज में देखा ये कितना है? 2.1 मीटर लंबा बेलनाकार मानव रहित यह वाहन है और इसका व्यास जो है लगभग 1 फुट है और वजन करीब आपका इसका 45 kg है। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 4 घंटे। इसकी क्षमता कितनी है? 4 घंटे है और ये 300 मीटर की गहराई तक जा सकता है। करना क्या है? जो बारूदी सुरंगें हैं उनका पता लगाने के लिए या अंडर वाटर का जो है सर्वे करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। Now come to the next news. जम्मू कश्मीर की राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट मुश्क बुज्जी चावल को GI टैग दिया गया है। तो इमेज में दिख रहा है चावल है और ये आपका क्या हो गया? चिकरी वुड क्राफ्ट। कहाँ का है ये? राजौरी। राजौरी क्या है? जम्मू कश्मीर का जिला क्या है? राजौरी। जम्मू कश्मीर का जिला है राजौरी। इस राजौरी जिले का किस उत्पाद को? चिकरी वुड क्राफ्ट, चिकरी लकड़ी का जो शिल्प आइटम होगा, यहाँ पे दिख ही रहा है ये लकड़ी का शिल्प आइटम है। तो ये चिकरी वुड क्राफ्ट को और मुश्क बुज्जी चावल, ये एक चावल का किस्म है। मुश्क बुज्जी चावल को क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है। और ये चावल, ये जैसे राजौरी जो है राजौरी का चिकरी वुड क्राफ्ट है, उसी प्रकार ये मुश्क, ये किसका है? ये कहाँ का है? किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो यह अनंतनाग, अनंतनाग, अनंतनाग
ओके, यह अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, अनंतनाग जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग, तो वहां का यह मुश्क भुजी चावल है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या है। रिवीजन पे आते हैं। रिवीजन जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ते हैं, थोड़ा सा बस 2 मिनट हम लोग इस पे रिवीजन भी कर लेते हैं। भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग यानी JTSC की जो 5वीं बैठक है वो कहाँ की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो यहाँ पे सवाल कहाँ कहाँ बनेंगे? भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की कौन सी बैठक है? ये 5वीं बैठक है। इससे पहले जो 4th बैठक हुई है वो कब हुई थी? 2019 में हुई थी, 2019 में हुई थी। अब कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। और बीच में जो बैठक नहीं हुई उसका कारण क्या है? ड्यू टू कोविड-19। बीच में बहुत सारे जो कभी कहीं सम्मेलन नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, तो उसका रीज़न क्या है? कोविड-19 है। तो कोविड-19 के कारण फिर बीच में नहीं हो पाया, तो जाकर के अभी फिर 2023 में इसकी 5वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यहाँ पे ध्यान और क्या रखना है कि वियतनाम जो है यह आपका, वियतनाम क्या है? तो ये आपका भारतीय अगर व्यापार की बात की जाए तो भारत के साथ यह व्यापारी इसकी भागीदारी में किस पोजीशन पर है? यह 23वां व्यापारिक भागीदार। किसका? भारत का। व्यापारिक भागीदार किसका है? यह भारत का। और अगर हम आसियान के संदर्भ से देखते हैं, अगर आसियान के अकॉर्डिंग देखें तो आसियान कंट्रीज में ये, आसियान कंट्रीज में कौन सा है? ये 5th पोजीशन पर है। आसियान में देखें तो ये 5वां भागीदार है, 5वां व्यापारिक भागीदार है भारत का। और भारत का नंबर 1 अगर बोला जाए सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? तो आपका USA है, 2nd पोजीशन पे चीन है, 3rd पे आपका UAE है, 4th पर आपका सऊदी अरब है, और ये आपका 23वां व्यापारिक भागीदार देश है वियतनाम। नाउ कम टू द नेक्स्ट। फिल्म निर्माता सिद्दीकी का निधन। यहाँ पे सवाल ये पूछ सकता है कि इन्होंने मेनली मुख्य रूप से किस फिल्म का इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये क्या है? निर्माता है, तो किस फिल्म में इनका मुख्य रूप से इनकी भूमिका रही है? तो ये मलयालम फिल्म को लेकर के, मलयालम फिल्म, ओके, मलयालम फिल्म में, मलयालम फिल्म। चलिए नेक्स्ट है अदिति स्वामी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली यह पहली भारतीय क्या हो गई है? पहली भारतीय कितने साल की है ये? पहली भारतीय महिला। पहली भारतीय महिला कौन है? अदिति स्वामी। ये केवल 17 साल की हैं, ओनली 17 ईयर्स की हैं ये। और इनकी उपलब्धि देखिए, उपलब्धि कितनी बड़ी है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में विश्व खिताब जीतने वाली, और इन्होंने सीनियर अगर बोला जाए तो सीनियर ही वर्ल्ड चैंपियन बनी है, सीनियर वर्ल्ड चैंपियन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग यानी IWC के क्या हुआ है? मैक्सिको की संकटग्रस्त एक वैक्यूटा पोर्पाइज के विलुप्त होने की चेतावनी दिया है। वैक्यूटा जो है वन काइंड ऑफ, जैसे डॉल्फिन होता है ना, डॉल्फिन फिश वगैरह होती है, उस तरह से वैक्यूटा भी होता है। ये कंप्लीटली जो है आपका एक्वेटिक यानी बोल सकते हैं कि जलीय समुद्री, ये सब स्तनधारी जीव होते हैं। जलीय समुद्री स्तनधारी जीव यानी एक्वेटिक मेराइन मैमल्स होते हैं ये। तो उसकी एक कैटेगरी क्या है? पोर्पोइज भी है, जैसे डॉल्फिन हो गया, पोर्पोइज हो गया, तो उसी में एक वैक्यूटा एक आपका है, वन काइंड ऑफ, ये डॉल्फिन की तरह ही दिखता है, ये सोच लीजिए। तो इसको क्या जारी किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग ने बोला है कि मैक्सिको का ये संकटग्रस्त में जो है, मतलब उसके IUCN का जो जारी किया गया है कि इसकी कंडीशन किस में आती है? तो यह विलुप्त होने के कगार पर है। अब ये कहाँ पाया जाता है? तो मैक्सिको के जो कैलिफोर्निया का जो है खाड़ी है वहाँ पर, मैक्सिको के कैलिफोर्निया की खाड़ी में। नेक्स्ट है भारत ने चीन के चेगेंदू में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कितना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारत ने चीन के इसका आयोजन कहाँ हुआ है? चीन के चेगेंदू में, या दूसरा चीन पे ध्यान रखेगा कि चीन में आयोजन किया गया है किसका? FISU इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कितने हैं? 11 गोल्ड, 5 आपके सिल्वर हैं, 5 सिल्वर एंड 10 आपके ब्रॉन्ज सहित कितने पदक हैं? 26 पदक किसने जीते हैं? भारत ने। और भारत किस पोजीशन पर है जीतने के बाद? भारत यहाँ पर आपका 7th पोजीशन पर है, 7th पोजीशन पर है, 7th पोजीशन पर है। फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में इसमें कौन है? चीन है, फर्स्ट पोजीशन पर चीन है, 2nd पोजीशन पर आपका जापान है, एंड 3rd पोजीशन पर आपका दक्षिण कोरिया है। इसमें दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। रूस 11 अगस्त को क्या कर रहा है? अपना पहला मून लैंडर जो है, क्या नाम दिया गया है? लूना 25। क्या नाम है इसका?
लूना 25 को लॉन्च कर रहा है। ये भी कहाँ जाएगा? चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ये भी जाएगा, जहाँ पे जमी हुई बर्फ का क्या करेगा, ये थोड़ा परीक्षण करेगा, नमूना वगैरह एकत्रित करके फिर ये वापस आएगा। तो क्या कब से भेजा जा रहा है? 11 अगस्त को, यानी आज की तारीख में। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि ये पहला मून लैंडर बोला गया है, लेकिन करीब 50 साल बाद रूस जो है क्या कर रहा है? पुनः चांद का अन्वेषण करने के लिए इसने भेजा है इसको। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मेरा माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त को शुरू किया जाएगा और ये कब तक चलेगा? मेरा माटी मेरा अभियान ये 30 अगस्त तक चलेगा। 30 अगस्त 2023 तक यह चलेगा, इसका आयोजन होगा। रक्षा मंत्रालय सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ओएस यानी माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी जगह अब स्वदेश निर्मित कौन सी है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कौन सी है? स्वदेश निर्मित ही, स्वदेश निर्मित। स्वदेश निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम से बदलेगा इसको। सीबीआई एकेडमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हो गया है। जो सीबीआई आपका एकेडमी है यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये किस में शामिल हो गया है? ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल होने वाला ये कौन सा? 10वां सदस्य है। ये शामिल होने वाला कौन सा? 10वां सदस्य है। 10वां सदस्य। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिकों को जैसलमेर के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। कहां पर? जैसलमेर यानी राजस्थान में। डूरंड कप कौन सा? 132वां डूरंड कप। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? असम के काकराझार। असम के कोकराझार। चलिए, दूसरी चीज डूरंड कप क्या है? फुटबॉल टूर्नामेंट है। फुटबॉल टूर्नामेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरसीएस कार्यालय का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? डिजिटल पोर्टल। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? बिहार में। टुगेदर वी आर्ट बीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। टुगेदर वी आर्ट कला कब हुआ है? इसका 7 अगस्त को हुआ है और जो कि 7 अक्टूबर तक चलेगा। 2 महीने तक चलने वाला यह एक प्रदर्शनी है। किस दिन को तीसरा राष्ट्रीय जैवलिन दिवस मनाया गया है? 7 अगस्त। भारत ने किस देश को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? श्रीलंका को। फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन ने किस देश में उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? दुबई। किसको सीबीआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संजय कुमार अग्रवाल को। किसने मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है? वैष्णवी शर्मा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु राज्य में किसकी आधारशिला रखी है? प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है? असम में। केंद्र सरकार ने डिजिटल उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध को कितने दिनों तक टाल दिया है? 31 अक्टूबर तक। किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं? तो वह है आपका केरल। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? राजस्थान से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत और पाकिस्तान के विश्व कप मुकाबले की तारीख 15 अक्टूबर से बदलकर क्या कर दिया है? 14 अक्टूबर कर दिया है। किस कंपनी ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को सीएफओ नियुक्त किया है? टेस्ला ने। टेस्ला। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। हर साल 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है, बट आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। 9 अगस्त 2023 को जापान के नागासाकी में अमेरिकी परमाणु बमबारी की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार यमुना के कारण आने वाली बाढ़ को रोकने के उद्देश्य से 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना बना रही है? अभी आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ आप लोगों ने दिल्ली का न्यूज़ देखा होगा कि किस तरह से फ्लड आया हुआ था। तो उसका रीज़न क्या था कि हरियाणा में क्या करते हैं, हथनी कुंड का जब पानी छोड़ दिया जाता है तो उसके कारण भी स्थिति थोड़ी और खराब हो गई थी। तो ये कौन कर रहा है? हरियाणा गवर्नमेंट का ही। कौन कर रहा है? हरियाणा गवर्नमेंट ये बना रहा है बांध। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। Now come to the next questions.
8 अमेजन देश एकीकृत पर्यावरण नीति पर सहमत हुए, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो ऑप्शन दिया गया है ब्राजील, बोलिविया, अर्जेंटीना, इक्वाडोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? ब्राजील शामिल है, बोलिविया भी है, अर्जेंटीना नहीं है, यानी सी इज योर राइट आंसर। सी। शामिल कौन कौन सा था? सूरीनाम है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, पेरू है आपका, उसके बाद बोलिविया हो गया, ब्राजील हो गया, और कुछ छूट रहा है देख लीजिएगा, एक और मैप से जरूर कर लीजिएगा तो ध्यान रह जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? शैली सिंह, नीरज चोपड़ा, हिमा दास, दूती चंद। तो कौन कर रहा है? नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद यूएई नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास के लिए दुबई में कहां पहुंचे हैं? पोर्ट रशीद, पोर्ट खलीफा, पोर्ट जायद, पोर्ट मुसाफा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? पोर्ट रशीद पहुंचे हैं, पोर्ट रशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाना सिंड्रोम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों का एक समूह है, बिल्कुल सही है। इसका अनुभव पहली बार हवाना में, हवाना कहाँ? अमेरिका। हवाना में अमेरिकी दूतावास में अमेरिकी खुफिया अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया गया था। दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है? सही है, C1 and 2। भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक नन लाइफ ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त हुई है? जापान, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथी जनगणना 2023 के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या डैश तक पहुंच गई है। ऑप्शन है 5740, 6072, 6049, 6395। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6395। और यह जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, यह आंकड़ा कब का है? यह आंकड़ा आपका 2017 में था। ये डाटा कब का है? 2017 में हाथियों की संख्या कितनी थी? 2017 में हाथियों की संख्या 6049 थी, जिसमें कितनी की वृद्धि हुई है? 346 की, 346 वृद्धि हुई है, वृद्धि। और अभी कितनी है इस साल, यानी 2023 में कितनी है? 6395। नाउ तो ये हो गई आज की क्लास की कुछ हम लोगों ने जितने भी हो सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश तो करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास करंट की न्यूज़ जाए सभी वेज से। यानी जो स्टूडेंट्स क्या है वनडे की तैयारी कर रहे हैं, जिनको एसएससी, आरआरबी, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, ये काम आपका आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप लोग को कोई डाउट्स हो, कहीं पे भी कुछ सुझाव देना हो, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।